दोस्तों 10 जनवरी को आपका कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं ताकि आप होने वाले इस प्री बोर्ड एग्जाम में तबाही मचा सके। ओके, और जो भी क्वेश्चन मैं बताऊं, जो भी क्वेश्चन आपको मैं बताऊं, इस वीडियो में हम 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले प्रश्न उत्तर कवर कर लेंगे। एक ही वीडियो में हम सब क्वेश्चन कवर कर लेंगे, शॉर्ट टाइप भी और लॉन्ग टाइप भी। ओके, वस्तुनिष्ठ रह जाएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा। तो इस वीडियो में जितने क्वेश्चन बताऊं सब अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि आपकी प्री बोर्ड एग्जाम की तो तैयारी हो ही जाएगी, इसके साथ ही जो आपकी मेन बोर्ड एग्जाम है उसकी भी दोस्तों आपकी क्या है काफी हद तक तैयारी हो जाएगी। तो जो क्वेश्चन बताऊंगा वो क्या है कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, उनके आने के हाई चांस हो। और कुछ जो क्वेश्चन भी लगेंगे मुझे आगे, तो फिर मैं आपको जब आगे बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कराऊंगा तो फिर और आगे क्वेश्चन आपको कवर करा दूंगा। लेकिन जो अभी क्वेश्चन बताने वाला हूं उनको तो आपको छोड़ना नहीं है, सभी तैयार कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण, फिर 3 अंकी वाले, फिर 4 अंकी वाले। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्रबंध की परिभाषा दीजिए। तो FW टेलर के अनुसार प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने के का सबसे उत्तम और सबसे सस्ता उपाय क्या है, ये कहलाता है प्रबंध। इसके बाद नेक्स्ट है प्रबंध और प्रशासन में 2 अंतर। देखिए यहाँ जो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, 2 नंबर वाले अभी हम प्रश्नों की बात कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा जिस हिसाब से आपको एग्जाम में लिखना है। ना ही बहुत ज़्यादा कम दूंगा, ना बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा दूंगा, क्योंकि फिक्स आपको मटेरियल देने वाला हूँ जितना आपको एग्जाम में लिखना है और जिस तरीके से लिखना है। प्रबंध और प्रशासन में अंतर आप तैयार करके रखिएगा। प्रबंध के प्रमुख कार्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन देखेंगे प्योर एकदम सिलेक्टेड देखेंगे। ओके, मतलब ये आप वीडियो अगर अपने टीचर को भी दिखाएंगे, बिजनेस स्टडीज़ के टीचर को भी, तो भी वो कहेंगे कि सभी क्वेश्चन एकदम रट डालो क्योंकि एकदम सिलेक्टेड है। प्रबंध के कार्य, तो प्रबंध के 2 मुख्य कार्य होते हैं आपका नियोजन और संगठन, उनके बारे में दिया हुआ है। जो नियोजन होता है, प्रबंध का क्या होता है, प्राथमिक कार्य होता है। प्रबंध का प्रारंभिक क्या है, नियोजन से होता है। संगठन दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है। नियोजन जिन उद्देश्यों व लक्ष्यों का निर्धारित करता है उनकी प्राप्ति किसके द्वारा होती है, संगठन के द्वारा होती है। फिर उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्य आपको तैयार कर लेना है। व्यवसाय के बाह्य पर्यावरण से क्या आशा है, तो व्यवसाय के बाह्य पर्यावरण से क्या आशा है, व्यवसाय के बाह्य पर्यावरण या बाह्य वातावरण से आशय व्यवसाय को प्रभावित करने वाले उन घटकों से है जो व्यवसाय के बाहर उपस्थित होते हैं। इन घटकों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। बाह्य पर्यावरण या बाह्य वातावरण से आशय कैसे घटक, कौन से घटक होता है हमारे, जिन पर जो कंपनी होती है उसका कोई अधिकार नहीं होता है। निजीकरण से के लाभ लिखिए, तो कोई 2 आपको बताने, तो वित्तीय संसाधन जुटाना, दूसरा है अधिक उत्पादकता। तो ये हमारे हो जाएंगे निजीकरण के लाभ। आगे देख लेते हैं। इसके बाद निजीकरण से क्या आशा है, अभी एमपी बोर्ड एग्जाम आपकी 25 में आया था ये क्वेश्चन। ओके, निजीकरण से आशा है, तो निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो देश के आर्थिक क्रियाकलापों में सरकार की भागीदारी कम करती है और वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करती है। दूसरे शब्दों में निजीकरण वह प्रक्रिया है जो किसी राष्ट्र के आर्थिक क्रियाकलापों में सरकारी प्रभुत्व को क्या कर देती है, एक बार से कम कर देती है। इसमें मतलब सरकार का हस्तक्षेप कम हो जाता है। वैश्वीकरण के 2 उद्देश्य तैयार कर लिए। नियोजन की परिभाषा आपको तैयार करके रखना है, वो इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। तो यहाँ जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन की परिभाषा दी हुई है। फिर बजट से क्या से, अभी एमपी बोर्ड एग्जाम आपका ये पूछा गया था 25 में। तो बजट एक ऐसी योजना है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और इन्हें प्राप्त करने के लिए समय, धन और अन्य साधनों के व्यय का अनुमान लगाया जाता है। फिर अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर आपको तैयार करके रखना है, ये दिया हुआ है। ओके, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है संगठन की विशेषताएं आपको तैयार करके रखिएगा। तो संगठन की विशेषता में पहला व्यक्तियों का समूह, जो संगठन होता है, संगठन हम कब कहते हैं, तो जब इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल जाते हैं तो हमारा संगठन कहलाता है। फिर एकीकृत ये क्या है, प्रणाली होती है। फिर संगठन के उद्देश्य समझाइए, संगठन की विशेषता, संगठन के उद्देश्य दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर ब्रांडिंग से आशा क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी आपका ये एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में भी आया था। तो ब्रांडिंग क्या होता है, आप भी ये जानते होंगे, आज के समय में हर स्टूडेंट जानता होगा। ब्रांडिंग यानी क्या, प्रचार करना। तो ब्रांड एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तु का एक विशिष्ट नाम होता है, चिन्ह दिया जाता है ताकि ग्राहक उसे आसानी से पहचान सके। ओके, जैसे अगर पार्ले जी बिस्कुट है तो अगर आप दूर से देख लेते हैं, ओके, यहाँ 4-5 बिस्कुट रखी हुई हैं, बिस्किट रखी हुई हैं,
उसके अगर उसमें एक पीस में पार्ले जी में पूछूं कहाँ रखी है तो आप तुरंत बता देंगे रखी हुई। तो हम उसे क्या है दूर से उसको भले अक्षर में समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसकी पैकेजिंग के माध्यम से बता सकते कि ये भाई किसकी है, ये पार्ले जी की पैकेजिंग है, ये 2020 बिस्कुट आती है, गुड्डे की पैकिंग, इस प्रकार से कुरकुरे की हम पैकिंग अलग दूर से देख के बता देते हैं। तो किसके कारण हम बता पा रहे हैं? ओके, हमने उसे अक्षर तो पढ़ा नहीं अच्छे से, दूर से मेरे को समझ में आ रहा है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसके रूप रंग, उसकी जो पैकेजिंग है और उसके माध्यम से हम समझ जाते हैं। तो ये उसकी क्या है, ब्रांडिंग है। ओके, तो ब्रांड शब्द काफी व्यापक है जो अपने में वस्तु का नाम, उसकी पहचान कराने के लिए अच्छा शब्द, प्रतीक आदि को सम्मिलित कराता है। सिंपल है। उपभोक्ता की परिभाषा ये आपको तैयार करके रखिएगा। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा के अंतर्गत उपभोक्ता वह व्यक्ति कहलाता है जो प्रतिफल के बदले किसी माल, वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है। प्रतिफल यानी पैसों के बदले कोई माल खरीद रहा है, वस्तु या सेवा को प्राप्त कर रहा है। किंतु यदि कोई व्यक्ति विक्रय के प्रयोजन से ऐसा करता है तो उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है। मतलब प्रतिफल के बदले अपने पैसे के उद्देश्य से उसका उपभोग करने के लिए ले रहा है तो वो क्या कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा। ओके, लेकिन अगर उसे आप बेचने के उद्देश्य से ले रहे हैं वो कोई सामान, तो वो आप उपभोक्ता नहीं कहलाएंगे। जैसे अगर हम कहें दुकान से कुछ बिस्किट ला रहे हैं और अपने खाने के लिए ला रहे हैं एक बिस्किट, तो हम उपभोक्ता हैं। लेकिन उसी बिस्कुट को अगर हम पैकेट लाकर और दोबारा हम क्या है अपनी दुकान में बेच रहे हैं तो हम उपभोक्ता थोड़ी कहलाएंगे। इस प्रकार से तो वही बात बताई जा रही है। आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा भी समझ लेते हैं तो आसानी से आप लिख पाएंगे। इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के 2 उद्देश्य बताना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सभी क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, मैं दिखाते जा रहा हूँ, लेकिन जो हाई चांस है और हाई इंपॉर्टेंट है उनकी हम पहले यहाँ बात करेंगे। ओके, और जब मैं आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराऊंगा तो फिर हर प्रकार के क्वेश्चन में कवर कराऊंगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। ओके, प्रबंध की 2 सीमाएं आपको यहाँ तैयार कर लीजिएगा। प्रबंध के सहायक कार्य, तुलना परिवर्तन, संदेश वाहन, ये सभी क्या आपके प्रबंधन के कार्य हो जाते हैं। पेशी की 2 विशेषताएं तैयार करके रखना है। भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह होता है। फिर अवरोधित प्रवेश, ये हो जाती है पेशी की विशेषताएं। प्रबंध की विशेषताएं, तो प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, प्रबंध एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसकी हो जाती है विशेषताएं। और वैश्वीकरण की विशेषताएं तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है निजीकरण की विशेषताएं लिखिए। निजीकरण की विशेषताएं, तो निजीकरण क्या है, सर्वव्यापी अवधारणा होती है और फिर इसमें क्या निश्चित मान्यता होती है। नियोजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अभी एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में आपका आया था नियोजन का अर्थ, तैयार आपको करके रखना है। नियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहले से ही कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में क्या करना है, किसे करना है, कैसे करना है, किन साधनों का उपयोग करके करना है, आदि प्रश्नों को पूर्व निर्धारण करना ही नियोजन कहलाता है। नियोजन यानी प्लानिंग करना। ओके, अगर हम क्या है किसी पिकनिक बनाने जा रहे हैं कहीं भी, तो पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, फिर किस वाहन के द्वारा जाना है। ओके, यही मोटरसाइकिल से जाएंगे कि बस से जाएंगे, उस स्थान पर जाएंगे, कितने लोग जाएंगे, ओके, क्या क्या आइटम लेके हम वहाँ जाएंगे। ओके, तो ये सब डिसाइड करते हैं, किस दिन जाना हमें, कितने बजे जाना है। हर प्रकार से हम जब क्या है उसको अपने लक्ष्य प्राप्त करने, लक्ष्य हमारा क्या है कि उस स्थान में जाकर घूमना, तो ये हमारा लक्ष्य है। ओके, वहाँ पिकनिक मनाना ये लक्ष्य है। तो उसको हमें प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या साधन चाहिए पड़ रहे हैं, ओके, कैसे करना है, कब करना है, किसे करना है, ये सब निर्धारित कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा नियोजन है। लिखना किस प्रकार से वो आप देख सकते हैं। ओके, बहुत चीज़ें तो ऐसी होंगी जो आप जानते होंगे, अब अपने नॉर्मल लाइफ में यूज भी करते होंगे। ओके, बिजनेस में क्या है, ओके, व्यवसाय है हमारा, तो व्यवसाय से संबंधित जो टॉपिक है वही आपके क्या है बिजनेस स्टडी में हम पढ़ते हैं। ओके, नॉर्मल हम बहुत सारे टॉपिक जानते भी हैं, लेकिन थोड़ा सा लिखने का बस तरीका आपको बस क्लियर होना चाहिए। तो जब आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ओके, और समझ अपने नॉर्मल तरीके से लीजिएगा, लिखने का तरीका आप देख ही सकते हैं। फिर बजट की विशेषताएं, तो बजट की भूमिका और स्तर के आधार पर यहाँ विशेषताएं दी हैं। संगठन के सिद्धांत भी आपको तैयार कर लेना है, तो समन्वय का सिद्धांत, व्याख्या का सिद्धांत, अब कई सिद्धांत होते हैं लेकिन 2 नंबर पूछा है, 2 आपको मेन सिद्धांत तैयार करके रखना है। इसके बाद अधिकार अंतरण, जिसे हम भारार्पण भी कहते हैं, इसकी आपको 2 तत्व पूछे जा रहे हैं। तो 2 तत्व कौन सा है, पहले कार्यभार को सौंपना और योग्य व्यक्ति का चुनाव करना, ये रहता है भारार्पण में। भारार्पण यानी तत्व के मतलब है कि हम भारार्पण कर रहे हैं तो हम क्या डिसाइड करते हैं। तो भारार्पण में हम ये डिसाइड करते हैं कि जो अपना कार्य होते हैं वो क्या दूसरे व्यक्ति को सौंपते हैं, तो कार्यभार को सौंपते हैं और किसे सौंपते हैं, एक योग्य व्यक्ति को हमें चाहिए कार्य सौंपने के लिए। किसी को भी तो अपना कार्य दे नहीं सकते हैं, तो उसके लिए योग्य हो, तो योग्य व्यक्ति का भी हमें चुनाव करना पड़ता है। इसके बाद अनौपचारिक संगठन की 2 विशेषताएं, तो ये आपकी दी है अनौपचारिक संगठन की विशेषताएं। लेकिन औपचारिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, पहले तो आपको यही क्लियर कर लेना है कि औपचारिक संगठन क्या है, अनौपचारिक संगठन क्या है। फिर औपचारिक संगठन की 2 विशेषताएं, अनौपचारिक संगठन की 2 विशेषताएं, इसके साथ ही औपचारिक अनौपचारिक संगठन में अंतर तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो ये आपके औपचारिक अनौपचारिक संगठन से संबंधित क्वेश्चन है, तो वो बताएं, तैयार कर लीजिए। सब वैसे यहाँ अभी मैं आपको कवर करा दूंगा, तो अलग से जो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो आपके दिए औपचारिक संगठन की क्या है, तो वो आपको तैयार करके रखना है। फिर अनौपचारिक संगठन की विशेषताएं दी हैं, तो वो आपको पढ़ के रखिएगा।
फिर विकर संवर्धन क्या से है, इसे देख लीजिएगा। विज्ञापन के माध्यम बताने तो जानते हैं, प्रेस के द्वारा विज्ञापन होता है, बाह्य विज्ञापन होते हैं जिसमें हम क्या है बाह्य विज्ञान में दीवारों पर सड़कों पर पोस्टर लगाते हैं, तो ये सब किस में जाएगा, बाह्य विज्ञापन है। प्रेस विज्ञापन में क्या होता है कि समाचार पत्र पत्रिकाएं में अगर अपना विज्ञापन छपा रहे हैं तो वो आपका रहेगा प्रेस द्वारा विज्ञापन। नेक्स्ट, उपभोक्ता के दो उत्तरदायित्व लिखिए। तो अधिकारों का उपयोग करना और सावधानी रखना, अभी आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में आ चुका है क्वेश्चन। ओके, तो उपभोक्ता के आपके दो उत्तरदायित्व हो जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट, उपभोक्ता को किन बातों का संबंध में सावधानी रखनी चाहिए। सिंपल है, आप जानते होंगे अगर हम उपभोक्ता हैं, हम भी क्या सब कोई क्या है उपभोक्ता ही है, कुछ ना कुछ वस्तु दुकान से खरीदते ही हैं, तो मैं क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए वो बताए जा रहे हैं, तो पढ़ के रखना है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। इसके बाद व्यवसायिक पर्यावरण की दो विशेषताएं लिखिए। तो गतिशीलता, पारस्परिक निर्भरता, ये सभी क्या है हमारे व्यवसायिक पर्यावरण की विशेषताएं हैं, तो इन्हें आपको तैयार कर लेना है। नियोजन एक सतत प्रक्रिया समझाइए, दोनों इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं, तो इन्हें आपको तैयार कर लेना है। नियोजन किस प्रकार से एक सतत प्रक्रिया है, इसे आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अनौपचारिक संगठन के दो लाभ समझाइए। अभी मैंने आपको बताया था जो संबंधित क्वेश्चन आपके बनते हैं, औपचारिक अनौपचारिक संगठन क्या है, औपचारिक अनौपचारिक संगठन के लाभ, औपचारिक अनौपचारिक संगठन के दोष होते दोष तैयार कर लेना है। और इसके साथ औपचारिक अनौपचारिक संगठन में अंतर, तो ये आपके क्या है महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं, तैयार कर रखना है। रेखा संगठन और कर्मचारी संगठन में अंतर, ओके, ये आपको पढ़ के रखना है। रेखा संगठन से क्या सा है, देखिए आगे आपका दिया हुआ है अनौपचारिक संगठन के दोष, तो यहाँ मैंने क्या है मिक्स किए हैं, तो लगभग जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सब मैंने पूरा प्रयास किया है यहाँ कवर करने का। ओके, बस यही होगा कि ऊपर नीचे क्वेश्चन होगा, कोई बाद में होगा कोई पहले होगा, लेकिन आप सब समझते जाएंगे। ओके, तो अनौपचारिक संगठन के दो दोष देखिए बताइए, ये दो दोष दिए हुए हैं, तो तैयार करके रखिएगा। तैयार आपको ही करना पड़ेगा, बस मैं गाइडेंस दे सकता हूँ, सॉल्यूशन आपको दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कि ये पढ़ना है। ओके, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ओके, तो अनौपचारिक संगठन के दोष दिए हुए हैं। फिर आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है समन्वय का महत्व बताइए। तो समन्वय के महत्व कौन कौन से, निर्देशन की एकता और संतुलन स्थापित करना, ये हो जाएगा समन्वय का महत्व, इन दो पॉइंटों का एकदम से दिया हुआ है। फिर अब समन्वय प्रबंध का सार है, कथन को स्पष्ट कीजिए, ये आपको तैयार कर रखना है। इसके बाद प्रबंध के किन्हीं दो स्तरों को संक्षेप में बताइए। प्रबंध के स्तर होते हैं, तो दो स्तर बताना, पहले तो उच्च स्तरीय होता है शीर्ष स्तरीय प्रबंध, दूसरा है मध्य स्तरीय प्रबंध, उनके बारे में दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है व्यावसायिक पर्यावरण या वातावरण से क्या आशय है, और व्यावसायिक वातावरण की प्रकृति को समझाइए, दोनों आपके महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बाकी दोस्तों अगर आप क्या है प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, अभी बोर्ड एग्जाम आपकी होने वाली है, प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, ओके, तो आपको करना है प्ले स्टोर से उनका सारी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ से दोस्तों आपको ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, कॉमर्स का ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट का आपको क्या है मटेरियल मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का कोर्स मिल जाएगा, और तो आपका ऑल सब्जेक्ट का मटेरियल मिल जाएगा। तो कॉमर्स से ब्रह्मास्त्र बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अलग से आप क्या है एक दो सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो अलग से भी आप क्या है कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, तो पूरा पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, तो आपको फिर परेशान नहीं होना पड़ेगा, सब आपके पास मटेरियल रहेगा, बस थोड़ा सा आपको मेहनत बस करनी पड़ेगी हाई स्कोर करने के लिए, ये हो जाता है। आगे नेक्स्ट आपको कार्यविधि से आप क्या समझते हो, नियमों एवं नीतियों में अंतर आपको ये तैयार करके रखना है। नियम और नीति सुनने में हम एक ही लगता है कि नियम और नीति ये है, नियम एक ही शब्द से लगते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, तो वो आपको बताना है। नियम एक रूप में आदेश माना जाता है, नीतियां निर्णय लेने की क्या सीमा निर्धारित करती हैं। नियम स्वतंत्र नहीं होते, इन्हें कठोरता से लागू किया जाता है, जबकि जो नीति होती है अधीनस्थों को सीमाओं में रहते हुए नीतियों बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ आपको तैयार करके रखना है औपचारिक संगठन की विशेषताएं। तो औपचारिक संगठन की विशेषताएं जो स्वैच्छिक स्थापना होती है, अधिकार एवं उत्तरदायित्व। औपचारिक संगठन की स्थापना स्वैच्छिक रूप से निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होती है, और इस संगठन में अधिकारियों के अधिकारों, कर्तव्यों, दायित्व स्पष्ट रूप से व्याख्या होती है। संगठन की परिभाषा दीजिए। संगठन की परिभाषा भी आपके बोर्ड एग्जाम 25 में आई थी, यहाँ दी है आरसी डेविस के अनुसार संगठन की परिभाषा। संगठन पूर्णतः व्यक्तियों का समूह है जो एक नेता के निर्देशन में समान उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु सहयोग प्रदान करता है। कितनी सिंपल है परिभाषा है संगठन, तो यह तो समझ गया कि संगठन हम जानते हैं संगठन में दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, यानी व्यक्तियों का समूह होगा, ये क्लियर है। और इसमें जब समूह होगा तो एक लीडर होगा, ओके, उनको नेतृत्व करने वाला एक लीडर भी होगा। तो संगठन पूर्णतः व्यक्तियों का एक समूह है जो एक नेता के निर्देशन में एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, समान उद्देश्य की पूर्ति हेतु या प्राप्ति हेतु तो सहयोग प्रदान करता है।
इसके बाद से आगे नेक्स्ट आपको लेवलिंग के लाभ तैयार करना है, कोई दो आपको बताना। अभी आपका एग्जाम में, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ग्राहक के प्रति सेवा रहती है लेवलिंग की सहायता से। ओके, लेवलिंग ग्राहक के प्रति एक प्रकार का विशिष्ट सेवा है। लेवलिंग से ग्राहक को उत्पादन की मुख्य विशेषताओं की जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो झूठे दावे पर रोक लगती है। इसके साथ ही जो लेबलिंग होता है वो क्या है, विज्ञापन में सहायक होता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की विशेषताएं तैयार कर लीजिएगा। उपभोक्ता के अधिकार का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता को दी गई अधिकारों का वर्णन कीजिए, ये आपको तैयार करके रखा है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कहा है 2 अंकी वाले जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे सब मैन जो क्वेश्चन अभी आपको कवर करा दिए हैं। अभी हम बोर्ड एग्जाम की जब तैयारी करेंगे तो और ज़्यादा हम क्वेश्चन देखेंगे और एक क्वेश्चन को मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा और समझाऊंगा। ओके, अभी आपको क्या है, बिल्कुल कम समय पता है आपका कि अब आज पेपर दे के आप अंग्रेजी का है, अब आपको व्यवसाय अध्ययन का पेपर देना है, बिल्कुल समय नहीं है, फिर भी आपको क्या है अच्छा स्कोर करना है, तो इसलिए मैं सुपर फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ। ओके, तो अभी हमने 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लिए हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण का महत्व या आवश्यकता के कोई 3 बिंदु लिखिए। तो पर्यवेक्षण की महत्व क्या है, आवश्यकता क्या है? तो पर्यवेक्षण का महत्व रहता है लक्ष्यों की प्राप्ति, प्रभावी संप्रेषण और कार्यक्षमता। इन 3 पॉइंटों के माध्यम से पर्यवेक्षण के महत्व दिए हैं। फिर नेक्स्ट है, मौद्रिक और अमौद्रिक अभिप्रेरण या अभिप्रेरणाओं में अंतर लिखिए। बहुत ज्यादा सिंपल रहता है। ओके, अभिप्रेरण का मतलब होता है, देखिए अभिप्रेरण शब्द कितना डिफिकल्ट लग रहा है। अभिप्रेरण का मतलब है मोटिवेशन। ओके, मौद्रिक यानी पैसे के द्वारा मोटिवेशन दिया जा रहा है, अमौद्रिक यानी बिना पैसे के मोटिवेशन दिया जा रहा है। ओके, तो जो मौद्रिक अभिप्रेरण में क्या मुद्रा के रूप में मापा जाता है, जबकि अमौद्रिक अभिप्रेरण में मुद्रा के रूप में नहीं, अपनी संतुष्टि की मापा जाता है कि सामने वाला कोई व्यक्ति को क्या संतुष्टि प्राप्त हुई है। ओके, वो मौद्रिक में क्या होता है, भौतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है, पैसे के द्वारा क्या भौतिक जो आवश्यकताएं सामने वाले व्यक्ति की उसको पूरा किया जाएगा, तो मौद्रिक अभिप्रेरण। अब मौद्रिक अभिप्रेरण में क्या होता है, पैसे नहीं, उसको सम्मान, पद, आत्मसम्मान देकर उसे संतुष्ट किया जाता है। तो ये सब दिया हुआ है, तो यार आपको करके रखना है। ओके, नियंत्रण की विशेषताएं बताइए, नियंत्रण की। ओके, और एक पॉइंट और यहाँ आपका दिया, देखिए अब यह अभिप्रेरण श्रमिकों के लिए अधिक उपयुक्त है। देखिए जो मौद्रिक अभिप्रेरण है, पैसा वाला मोटिवेशन है, वो श्रमिकों के लिए, जो काम कर रहे हैं उनके लिए है, क्योंकि जो श्रमिक होते हैं उन्हें अपने सम्मान की चिंता नहीं, उन्हें तो भैया पैसा दे दो तुम, सम्मान से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता, पैसे से मतलब होता है। जो देखिए मजदूर वर्ग लगा हुआ है काम में, उन्हें बस पैसे से मतलब है। जबकि जो प्रबंधकीय होते, जो मैनेजर वगैरह होते हैं कंपनी के, उन्हें तो थोड़ा सम्मान से मतलब होता है, तो उन्हें सम्मान से चाहिए। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो मौद्रिक अभिप्रेरण होता है उसमें श्रमिकों के लिए अच्छा रहता है, जबकि अमौद्रिक जो अभिप्रेरण है वो प्रबंधकों, मैनेजर के लिए क्या उपयुक्त रहता है। नियंत्रण की विशेषता देखें तो नियंत्रक की विशेषताएं हैं, नियंत्रण एक प्रबंधकीय कार्य है, नियंत्रण प्रबंध के सभी स्तरों के लिए आवश्यक है, नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है। इन पॉइंटों के माध्यम से नियंत्रण की विशेषताएं दी है। यहाँ तो हर देखो 3 नंबर को 4 नंबर मैंने पूरा प्रयास किया, पॉइंट में लिखेंगे तुरंत आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट आपको लिखना है। तो जब याद करें सॉल्यूशन, नियंत्रण की विशेषताएं, पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से याद कर लीजिएगा, फिर उसके बारे में फिर आप क्या है अपने थोड़ा हिसाब से उसमें मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हेडिंग आपको क्या है बिल्कुल परफेक्ट लिखनी है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है वित्तीय प्रबंधकीय के प्रशासनिक कार्य लिखिए। अभी आपके एग्जाम में भी आपका आया था। ओके, तो वित्तीय प्रबंध के प्रशासनिक कार्य कौन कौन से हैं? वित्तीय पूर्वानुमान लगाना, आय का प्रबंध करना, वित्तीय कार्यों का निर्देशन, ये सभी आपके कार्य दिए हुए हैं। आगे देख लेते हैं। स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित या निर्धारित करने वाले तत्व लिखिए। तो ये आपका दिया हुआ है व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय का आकार, उत्पादन रीतियां। फिर संगठन का महत्व समझाइए। तो विकास को प्रोत्साहन, उत्पादन क्षमता में वृद्धि और समन्वय स्थापित करने पॉइंटों के आधार पर संगठन के महत्व दिए हुए हैं। आगे विभागीय संगठन और कार्यात्मक संगठन में अंतर आप तैयार करके रखिएगा। विभागीय संगठन और कार्यात्मक संगठन में अंतर आगे देख लेते हैं। इसके बाद नियोजन, नियंत्रण एक दूसरे के लिए सहायक एवं पूरक हैं, स्पष्ट कीजिए। बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे भी आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है। जो तुम बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड है, अभी उन क्वेश्चन देखते आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन में छोड़ते भी जा रहा हूँ कि जो मतलब बहुत कम चांस है उनके, अभी उनको हम क्या स्किप कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें क्या है कम समय आपके पास, तो पूरा क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, केवल प्योर सिलेक्टेड की हम थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ कि बता दूँ आपको कम समय में। नियोजन, नियंत्रण एक दूसरे सहायक को पूरा ये तैयार कर लीजिएगा। नियोजन के उद्देश्य आपको तय करना है। तो लक्ष्यों की जानकारी, साधनों की जानकारी, बाधाओं और कठिनाइयों की जानकारी, ये आपके दिए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है। कार्यशील पूंजी की मात्रा को निर्धारित करने वाले तत्व या घटक का वर्णन कीजिए। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ चुका है। ओके, तो कार्यशील पूंजी की मात्रा को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं? व्यवसाय की प्रकृति, नकद रोकण की आवश्यकता और व्यवसाय का आकार। इन पॉइंटों के माध्यम से
माध्यम से दिया हुआ है कार्यशील पूंजी की मात्रा को निर्धारित करने वाले तत्व या घटक। तो इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विकेंद्रीकरण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो विकेंद्रीकरण के कौन कौन से महत्व हैं? उच्च अधिकारियों के कार्यभार में कमी, विविधीकरण की सुविधा और प्रेरण एवं मनोबल में वृद्धि। नेक्स्ट है अधिकारांतरण में भारापण के महत्व बताइए। इससे क्या महत्व होता है? तो समन्वय में सहायक का अधिकार, प्रबंध की भार में कमी होती है, अधीनस्थ कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। ओके, अधिकारांतरण यानी भारापण करना होगा कि जो अपने अधिकार है, जो मेन लीडर है वो अपने अधिकार है वो अपने नीचे वाले जो कर्मचारी उनको क्या सौंप देता है। ओके, इससे क्या होता है कि जो ऊपर वाला लीडर है उसमें बहुत ज़्यादा बोझ होता है, उसका बोझ कम हो जाता है, क्योंकि उसके अब क्या है जो काम है कुछ कौन करेगा? उसका जो कर्मचारी, उसके अधीनस्थ जो कर्मचारी वो करेगा। इससे अधीनस्थ कर्मचारी का क्या होगा? उसका मनोबल बढ़ेगा कि हाँ मुझ पर विश्वास किया है, मुझे भी क्या है उच्च काम मिला हुआ है, तो वो भी होता है। तो प्रबंध की भार में कमी हो जाती है, इसके साथ ही अधीनस्थ कर्मचारी का मनोबल भी बढ़ता है। ये सब दिए हुए हैं अधिकारांतरण में भारापण के महत्व। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको देखना है निर्देशन के तत्वों का वर्णन कीजिए। निर्देशन के तत्व 3 तत्व: पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण और संदेशवाहक या संप्रेरण। ये हैं आपके निर्देशन के तत्व। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ये करना है एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली की विशेषता को समझाइए। अच्छी नियंत्रण प्रणाली की विशेषता सरलता, कम खर्चीली, लचीलापन, ये विशेषताएं हो जाती हैं। वित्तीय प्रबंध के 3 उद्देश्य लिखिए। तो वित्तीय प्रबंध के क्या क्या उद्देश्य होते हैं कि न्यूनतम लागत पर पर्याप्त वित्त की प्राप्ति होती है, अधिकतम क्या है लाभ अर्जित करना और अधिकतम प्रत्यात दर प्राप्त करना। ये है वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य। आगे देख लेते हैं। औपचारिक संगठन के 3 लाभ लिखिए। 3 लाभ औपचारिक संगठन के। तो पहला है संघर्ष का अंत, उद्देश्य की प्राप्ति और विशिष्टीकरण का लाभ। ये आपके औपचारिक संगठन के लाभ इन पॉइंटों के माध्यम से दिया हुआ है, इसे तैयार करके रखना है। अधिकार एवं उत्तरदायित्व में अंतर लिखिए। तो अधिकार और उत्तरदायित्व में अंतर आपको तैयार करके रखिएगा, ये आपके दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट है किन्हीं 3 अमौद्रिक अभिप्रेरण का उल्लेख कीजिए। अमौद्रिक बताना है यानी बिना ऐसे आपको पॉइंट बताने हैं जो बिना पैसे के हम क्या है मोटिवेशन देने काम करते हैं। जैसे कार्य सुरक्षा। कार्य सुरक्षा यानी जो कर्मचारी है उसके हम क्या है उसे थोड़ा फिक्स कर दे कि हाँ भैया तुम यहाँ काम कर रहे हो हमारे यहाँ, लेकिन 5 साल तक तो तुम्हें काम यहाँ रखा ही जाएगा, यानी उसे मोटिवेशन 5-10 साल तक तो काम रखा ही जाएगा, या उसकी फिक्स कर दी जाती है। जैसे गवर्नमेंट जॉब में रहता है, इस बार से प्राइवेट किसी प्राइवेट जॉब है जो काम को फिक्स कर देती है, हम 10 साल तक तो तुम्हें रखेंगे, तो इससे कार्य सुरक्षा पर आपको अच्छी वेतन अगर उसे दी जा रही है, तो ये सब आपकी क्या है अमौद्रिक अभिप्रेरण में। कार्य संतुष्टि। एक व्यक्ति अधिक कार्य कुशल के साथ तभी कार्य कर पाता जब उसे अपने कार्य को अपने सम्मान के अनुकूल और सुरुचिपूर्ण कर समझता है। पदोन्नति इसके साथ ही उसे क्या है अब पदोन्नति मिल रही है तो भी क्या है अमौद्रिक अभिप्रेरण के अंतर्गत जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है बजट नियंत्रण का क्या आशय है, और इसके 3 महत्व लिखिए। तो बजट नियंत्रण के बारे में बता दिया जा रहा है, फिर उसके महत्व दिए गए हैं। तो बजट नियंत्रण के ये आपके महत्व दिए हैं, क्रम से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नियंत्रण को समझाइए। तो नियंत्रण अभी आपका बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 25 में। तो अभिप्रेरण का साधन है, जोखिम से सुरक्षा, नियंत्रण के सब महत्व दिए हैं इन पॉइंटों के आधार पर। तो हेडिंग पढ़ेंगे थोड़ा आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, जब इसका डिटेल से थोड़ा पढ़ के आप बढ़िएगा तब आपको यह अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन याद अच्छे से क्या करना है, हेडिंग ही याद आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्थायी पूंजी का अर्थ बताते हुए किन्हीं 2 स्रोत का वर्णन कीजिए। अभी आपका बोर्ड एग्जाम 25 में ये भी आया है, स्थायी पूंजी के बारे में दिया हुआ है। तो स्थायी पूंजी जो हमारे फिक्स पूंजी है, ओके, जो भूमि, भवन, जो मशीनें हैं और फर्नीचर है आदि, ये सब क्या है स्थायी पूंजी के अंतर्गत जाती हैं। ये संपत्तियां दीर्घकाल तक तथा निरंतर लाभार्जन के लिए उपयोग की जाती हैं। स्थायी पूंजी के स्रोत कौन कौन से? तो अंशों का निर्वहन, लाभों का पुनर्विनियोजन, ये हैं आपके इन्हें प्राप्त करने के स्रोत। फिर आगे देख लेते हैं लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले 3 तत्व। कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इसे एक बार पढ़ के आपको रखना है। नेक्स्ट और लास्ट हमारे 2 क्वेश्चन 3 नंबर के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। संगठन प्रक्रिया के चरणों की व्याख्या कीजिए। संगठन प्रक्रिया के चरण, तो पहला है कार्यों का निर्धारण। यहाँ पॉइंट नहीं बना पाए हैं तो पॉइंट आप देख लीजिए। पहला आपको पॉइंट बनाना है कार्यों का निर्धारण। दूसरा पॉइंट रहेगा आपका क्रियाओं का विभाजन और वर्गीकरण करना। तीसरा रहेगा कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन। इन 3 पॉइंटों के माध्यम से ये आपकी संगठन की प्रक्रिया दी हुई है, तो इसे आपको तय करना है। लास्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन जो बता चुका हूँ पहले ही। औपचारिक अनौपचारिक संगठन में अंतर। औपचारिक अनौपचारिक संगठन में आपका अंतर बताना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, अच्छे से आपको तैयार करके रखिएगा। 3 पॉइंट आपको तैयार कर लीजिएगा। औपचारिक अनौपचारिक संगठन में अंतर। तो इस प्रकार से जो हमारे 3 नंबर वाले महत्व प्रश्न थे हमने उन्हें कवर किए हैं। वो अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर।
4 नंबर में दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रबंधकीय सिद्धांत का महत्व को समझाइए। प्रबंधकीय सिद्धांत के क्या क्या महत्व? पहला, कार्य क्षमता में से वृद्धि होती है, प्रबंध के प्रति स्पष्टता, मानवीय प्रबंधों में सुधार और प्रबंध को सुदृढ़ बनाने में सहायक। अभी अब जितने भी मैं आपको 4 नंबर वाले क्वेश्चन बताऊंगा सब में आप देखिएगा कि पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ और कोई एक ही लाइन में दिया हुआ, एकदम शॉर्ट टाइप में मैंने पूरा प्रयास किया है। ओके, वैसे भी बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं याद नहीं होता है, इसलिए मैंने प्रॉपर आपको शॉर्ट टाइम में दिया हुआ है। याद करें जब सबसे पहले तो 4 नंबर का भली है, पहले तो पूरा पढ़ लीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, फिर आपको पॉइंट एकदम हेडिंग अच्छे से याद कर लेना है और उसको समझिएगा। ओके, हेडिंग याद रहती है तो फिर 4 हेडिंग लिखेंगे, उसके बारे में 2-2 लाइन लिख लेंगे, आराम से आपका 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। और टीचर भी इतना ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ते हैं, वो आपकी मेन हेडिंग को देखेंगे, ओके, शुरुआती समय को, मतलब शुरुआती लेखन को, और आपको नंबर मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अब टेलर ने कई सारे आपके प्रबंध के सिद्धांत दिए, एक 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 ही पॉइंट में आपको बताना, 4 आपको सिद्धांत एकदम रट्टे होने चाहिए, टेलर के भी सिद्धांत और फ्यूल के सिद्धांत। ओके, दोनों के प्रबंध के सिद्धांत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो 4 आपको टेलर के प्रबंध के सिद्धांत और 4 फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत तैयार करके रखिएगा। तो पहला है हमारा कार्य अनुमान का सिद्धांत, योजना का सिद्धांत और वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण का सिद्धांत, प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति का सिद्धांत, ये दिए हैं टेलर के प्रबंध के सिद्धांत, तो इन्हें आपको देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट, नियोजन की विशेषताएं लिखिए कोई 4। तो नियोजन की कौन कौन सी विशेषताएं? उद्देश्यों का स्पष्ट होना, लोचता, निरंतरता, एकता, ये सभी आपके दिए हुए हैं। नियोजन की सीमाएं को लिखिए, तो नियोजन की सीमाएं आपको बतानी है, 4 सीमाएं तैयार करना है। तो व्ययपूर्ण कार्य, अविश्वसनीय पूर्वानुमान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्राप्ति, लोच का अभाव, ये आपकी नियोजन की सीमाएं। और अभी आपका एमपीओ एग्जाम 25 में एक क्वेश्चन था। ओके, फिर नियुक्तिकरण का महत्व। ओके, तो नियुक्तिकरण का महत्व भी आपका दिया है, ये भी अभी एमपीओ एग्जाम 25 में क्वेश्चन था। इस संस्थान की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, परिवर्तनों का समान सामना करने हेतु, कार्य संपादन के लिए आवश्यक, ये आपकी नियुक्तिकरण के महत्व दिए हुए हैं। तो भर्ती और चयन में अंतर, तो भर्ती और चयन में आपका ये अंतर दिया हुआ है, भर्ती और चयन में अंतर, जिसे तैयार कर लीजिएगा, ये भी अभी आपके एग्जाम में आ चुका है। मूल्य या कीमत निर्धारित को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं? जो वस्तु के जो कीमत होती है, मूल्य होता है, उसको कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं? वस्तु की मांग, कीमत को क्या है, आप जानते हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अभी आपने पढ़ा है तो मांग और आपकी कीमत में क्या है, विपरीत संबंध होता है। मांग का नियम क्या कहता है कि यही आपका कहता है, मांग का नियम, कीमत और क्या है में और मांग में विपरीत संबंध होता है। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है, मांग घट जाती है, और कीमत किसी वस्तु की घट रही है तो मांग बढ़ जाती है, तो मांग सीधे सीधे प्रभावित करता है। ओके, और विपरीत संबंध है। और वस्तु की विशेषता, वस्तु की लागत, वस्तु का वितरण मार्ग, ये सभी क्या है, मूल्य को हमें क्या प्रभावित करते हैं। यदि कोई वस्तु क्या वितरण मार्ग किस प्रकार से, यदि कोई वस्तु बहुत ज़्यादा दूर से आ रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, उसमें जो आने जाने का ट्रांसपोर्ट चार्ज है वो लग जाएगा, तो वस्तु और महंगी हो जाएगी। तो इस प्रकार, और वस्तु ही पास में बन रही है तो उसमें ट्रांसपोर्ट चार्ज को बिल्कुल नहीं लगेगा, तो वस्तु आपको सस्ती मिल जाएगी। इस प्रकार से आगे देख लेते हैं। इसके बाद भर्ती के किन्हीं 4 बाह्य स्रोतों का वर्णन कीजिए, आपको तय करना है। भर्ती के 4 आपके बाह्य स्रोत कौन कौन से? विज्ञापन द्वारा, रोजगार कार्यालय द्वारा, परिसर भर्ती और फाटक भर्ती, ये सब हैं आपके भर्ती के 4 स्रोत। ओके, और कौन से स्रोत? बाह्य स्रोत। भर्ती के आंतरिक स्रोत होते हैं और बाह्य स्रोत होते हैं, तो दोनों आपको क्लियर करके रखिएगा, ये भी आपके दिए हैं बाह्य स्रोत। ओके, नियुक्तिकरण की विशेषताएं, नियुक्तिकरण की विशेषताएं प्रबंध का सतत कार्य है, मानवीय पहलू, जटिल एवं पेचीदा कार्य, प्रबंध का सामाजिक दायित्व, ये आपके नियुक्तिकरण की विशेषताएं, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट, विक्रय संवर्धन के किन्हीं 4 तकनीकों या विधियों का वर्णन कीजिए। विक्रय संवर्धन की तकनीक कौन कौन सी है? मूल्य नमूने, मुक्त नमूने और मूल्यों में कमी। विक्रय संवर्धन मतलब होता है कि बेचने की कोई कंपनी है तो अपने प्रोडक्ट को क्या है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिके, उसके लिए क्या करती है, क्या तरीके अपनाती है? तो मुक्त नमूने बांटती है, पहले लोगों को उसका ट्रायल देती है। ओके, फिर मूल्यों में क्या कमी करती है। सीधी बात है, यदि कोई वस्तु आपको कम मूल्य में मिल रही तो बिक रही है तो उसे लोग ज़्यादा ज़्यादा खरीदेंगे। ओके, और निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, उत्पादन एक्सचेंज की सुविधा भी इसमें देती है। ये क्या है, विक्रय संवर्धन बढ़ाने की तरीका है या विधियाँ हैं। विज्ञापन की विशेषताएं, तो विज्ञापन की ये विशेषताएं दी हुई हैं, तैयार के लिए सिंपल रहता है आपका। ये वाले विज्ञापन वाला जो लास्ट वाला अध्याय है विक्रय संवर्धन वाला, यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा ही और सिंपल आपका आता है। इसके बाद नेक्स्ट, टेलर एवं फ्यूल के प्रबंध सिद्धांत की कौन सी असमानताएं पाई जाती हैं? टेलर फ्यूल के विचारों की असमानताएं दी हुई हैं, तो इसे आपको तैयार कर लीजिएगा।
दोनों के सिद्धांत उसमें असमानता कौन कौन सी, साथ ही साथ समानता में एक बार पढ़ लीजिएगा। असमानता लेकिन ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए वो यहाँ ज़्यादा मेन पहले फोकस किया गया है। समय अध्ययन और गति अध्ययन में अंतर कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन देख के रखिएगा। फिर नेक्स्ट है, उद्देश्यों का निर्धारण करते समय ध्यान रखी जाने वाली बातों का उल्लेख कीजिए। उद्देश्य को हम फिक्स कर रहे हैं तो कौन कौन सी बातें रखना है हमें ध्यान, प्राथमिकता, सामंजस्य, स्पष्टता और संतुलन। फिर नेक्स्ट है, ये उद्देश्य और नीति में अंतर आपको पढ़ के रखना है, कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इसे देख लीजिएगा। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, प्रशिक्षण के 4 महत्व या आवश्यकता। प्रशिक्षण की महत्वता क्या रहती है कि नए जो अनुभवी कर्मचारी निम्न लागत पर श्रेष्ठ कार्य प्राप्त होता है, निरीक्षण लागत में कमी आती है, पदोन्नति के अवसर होते हैं। तो यह प्रशिक्षण के महत्व या आवश्यकता। इसके बाद भर्ती के आंतरिक और बाह्य स्रोतों में अंतर, ये आपको तैयार करके रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भर्ती के आंतरिक और बाह्य स्रोतों में अंतर, ओके। और अंतर आप तैयार कर लेते हैं तो इससे फायदा होगा कि अगर भर्ती के आंतरिक स्रोत के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, बाह्य स्रोत के बारे में पूछे तो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ अंतर से आप क्या है, दोनों एरिया की जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट तैयार करना है, नियोजन के उद्देश्यों को समझाइए। नियोजन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, पूर्वानुमान करना, जानकारी प्रदान करना, क्रियाओं में एकता प्रदान करना, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति, ये है नियोजन के उद्देश्य, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर नियोजन के महत्व कोई 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी रहने वाला है। तो प्रबंधकीय कार्यों का आधार होता है, भावी अनिश्चितता दूर करने के लिए और साधनों का कुशलतम प्रयोग, मनोबल में वृद्धि, ये सभी आपके दिए हुए तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दिए हैं प्रशिक्षण की विधियाँ, कम इंपॉर्टेंट है, इसे देख कर रखना है, प्रशिक्षण की कौन कौन सी आपकी विधियाँ होती हैं। इसके बाद 4 नंबर 2, ये लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक अच्छे ब्रांड का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इनका मतलब हुआ कि जब भी कोई कंपनी खुलती है तो अपना वो पहले ब्रांड निर्धारित करती है कि भाई उस कंपनी को किस नाम से जाना जाएगा। तो वो कंपनी अपने ब्रांड का चयन किस प्रकार से करती है, तो पहले उसे देखना चाहिए कि उसका जो नाम हो बहुत ज़्यादा छोटा हो, क्योंकि छोटे शब्द हर व्यक्ति को याद रहते हैं और उनको सिंपल रहना चाहिए, ओके। वैसे स्मरणीय होना चाहिए, लंबे समय तक लोगों को याद रखे जाए, और पहचान का प्रतीक होना चाहिए। इसके साथ ही मतलब उसका एक लोगो होना चाहिए और शालीनता होनी चाहिए। ये है आपके एक अच्छे, जब ब्रांड का चयन करे कोई कंपनी तो उसको ये सब बातें ध्यान देना चाहिए। पैकेजिंग की 4 कार्य लिखी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अभी आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में आ चुका है। तो उत्पादन का संरक्षण हो जाए। पैकेजिंग के क्या कार्य होते हैं, पहले जो हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसका सुरक्षा प्राप्त होती है, गैर मौसमी उत्पादों को सुनिश्चित आपूर्ति, इसके साथ ही संवर्धनात्मक भूमिका और सूचना संप्रेषण, ये आप जो पैकेजिंग के कार्य तैयार कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारे 4 नंबर वाले प्रश्न भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कवर करा दिए हैं। अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं प्री बोर्ड बस में नहीं, मैंने आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो अच्छे से तैयार आपको करके रख लीजिएगा। बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से नोएलसाटी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से दोस्तों आपको कॉमर्स ब्रह्मास्त्र बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। डाउट आता है कारण उससे आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।